हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 21, जिसमें आज हम सभी लोग समास के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने समास और समास के भेद, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद को पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास के उपभेद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको तत्पुरुष समास के उपभेद के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद जो है 3 प्रकार के हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास और नंगे तत्पुरुष समास। तो कभी कभी किसी किसी बुक में ये भी समास के भेद के रूप में बताए गए हैं, लेकिन हमारे इस बुक में ये तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में बताए गए हैं, कर्मधारय, द्विगु और नंगे तत्पुरुष समास को। तो सबसे पहले इसमें हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य या फिर उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात जो समास शब्द में इसमें जब समस्त पद हमको प्राप्त हो जाते हैं, 2 शब्दों को आपस में मिलाने के बाद, तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष शब्दों के जोड़े हो या फिर उपमान और उपमेय शब्दों का जोड़ा हो, तो ऐसी दशा में इसमें ये कर्मधारय समास कहलाएंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास क्या है और उपमान उपमेय कर्मधारय समास क्या है। तो विशेषण मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो खासियत बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं, और विशेष जो है संज्ञा शब्दों को कहते हैं, या फिर विशेषण शब्द जिन शब्दों की खासियत बताए वही विशेष्य कहलाते हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा है: जब समास के पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण तथा विशेष्य होते हैं तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाते हैं। अर्थात पूर्व पद यानी पहला शब्द विशेषण हो, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द विशेष्य हो। तो इस प्रकार के शब्दों के जोड़े से जब समास बनते हैं यानी समस्त पद बनते हैं तो वे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाते हैं। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। इसमें पहला उदाहरण है कृष्ण सर्प। तो इसमें कृष्ण का अर्थ होता है काला और सर्प का अर्थ होता है सांप। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द जो है ये पूर्व पद है जो कि एक विशेषण है, और उत्तर पद है सर्प जो कि विशेष्य है। तो सर्प जो कि सांप जिसको कहते हैं, सांप को सर्प कहते हैं, यानी इसका ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान से, मतलब नाम, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नाम वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ पे सर्प किसी न किसी का नाम है, तो इसलिए ये विशेष्य हो गया। और कृष्ण का अर्थ होता है काला, जो कि खासियत बता रहा है सांप की कि वो काला है। तो इस तरह से कृष्ण सर्प समस्त पद बनेगा और इसका समास विग्रह होगा काला है जो सर्प यानी सांप। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है सज्जन। तो इसमें पूर्व पद है सत। सत जो है विशेषण शब्द, सत मतलब होता है अच्छा, और जन विशेष शब्द है, जन मतलब होते हैं आदमी यानी लोग। तो इस तरह से सत और जन, इन 2 शब्दों को मिला के सज्जन समस्त पद बना है। समस्त पद सज्जन का समास विग्रह होगा सत है जो जन, यानी अच्छे हैं जो लोग। तो इस तरह से नेक्स्ट है प्रधानाचार्य, जिसमें प्रधान जो है पूर्व पद है, उत्तर पद है आचार्य। तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य यानी मेन, और आचार्य का मतलब होता है शिक्षक यानी टीचर। तो शिक्षक यानी टीचर या फिर आचार्य जो कि एक संज्ञा शब्द है, और इस तरह से प्रधानाचार्य समस्त पद बनेगा इन 2 शब्दों को मिला के। और इस प्रधानाचार्य शब्द का समास विग्रह होगा प्रधान है जो आचार्य, यानी प्रधान यानी मुख्य है यानी मेन है जो शिक्षक यानी टीचर। अब नेक्स्ट है महाराजा। इसमें महान जो है पूर्व पद है और उत्तर पद है राजा। तो महान और राजा ये 2 शब्दों को मिला के महाराजा समस्त पद बना है। तो महान एक विशेषण है, राजा जो कि विशेष यानी संज्ञा है। तो महाराजा समस्त पद का समास विग्रह होगा महान है जो राजा। अब नेक्स्ट है पीताम्बर। तो इसमें पीत और अंबर, ये पूर्व पद पीत है और अंबर जो है उत्तर पद है। तो पीत मतलब होता है पीला जो कि विशेषण शब्द है, अंबर मतलब होता है वस्त्र जो कि विशेष है, विशेष मतलब ये संज्ञा शब्द है। इस तरह से पीताम्बर शब्द बनेंगे इन 2 शब्दों को मिला के। तो पीताम्बर का समास विग्रह होगा पीला है जो अंबर यानी वस्त्र। अंबर मतलब आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पे अंबर शब्द का मतलब यहाँ पे वस्त्र से है। अब नेक्स्ट है नील गगन।
तो नील जो एक विशेषण है जिसका अर्थ है नीला, और गगन जिसका अर्थ है आसमान यानी आकाश, जो कि विशेष शब्द है, संज्ञा है। तीसरा से नील गगन, दो शब्दों को मिला के नील गगन समस्त पद बना, जिसका समास विग्रह होगा नीला है जो गगन यानी आसमान। नेक्स्ट है नीलकंठ, तो इसमें नीलकंठ समस्त पद में पूर्व पद है नील जो कि विशेषण शब्द है, कंठ जो कि विशेष शब्द है उत्तर पद, कंठ मतलब होता है गला। तो इस तरह से समस्त पद हो जाएगा नीलकंठ, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कंठ। अब नेक्स्ट है नरोत्तम, इसमें पूर्व पद है नर यानी आदमी जो कि विशेष्य है, और उत्तम जो कि विशेषण है। तो इस तरह से नरोत्तम समस्त पद बनेगा, और नर मतलब आदमी होता है, ये जो है संज्ञा शब्द है, उत्तम जो कि विशेषण है, खासियत बताने वाले शब्द, इस तरह से नरोत्तम समस्त पद बनेगा और इसका समास विग्रह होगा नरों में उत्तम। कर्मधारय समास का जो नेक्स्ट प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है उपमान उपमेय कर्मधारय समास, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान तथा उपमेय का संबंध होता है तो वह उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात जिस समास में पहला पद और दूसरे पद में उपमान उपमेय शब्दों के जोड़े होते हैं तो वे उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाते हैं। सबसे पहले उपमान और उपमेय होता क्या है, इसको आपको बता दें। तो उपमान होता है जिससे किसी की तुलना की जाती वो अब उपमान होता है, और उपमेय जो तुलना करने के योग्य हो या जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। तो ये उसको उदाहरण में समझ लेते हैं। तो चरण कमल एक उदाहरण है, इसमें पूर्व पद है चरण जो कि उपमेय है, और कमल उत्तर पद जो कि उपमान है। तो यहाँ पे जो चरण है इसको जो है कमल के समान सुंदर बताया जा रहा है, यानी उपमा दी जा रही है कमल की चरण से। तो यहाँ पे जो है कमल जो उपमान है और चरण उपमेय है, क्योंकि कमल जो है ये तुलना की जा रही है चरण से, और यहाँ पे तुलना करने योग्य कौन है, किसकी तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है चरण की। तो इस तरह से चरण कमल समस्त पद बनेगा, इसका समास विग्रह होगा कमल जैसे चरण। नेक्स्ट है चंद्रमुख, तो इसमें चंद्र पूर्व पद है, मुख उत्तर पद है। तो यहाँ पे इस चंद्रमुख समस्त पद का समास विग्रह होगा चंद्र जैसा मुख। तो यहाँ पे चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, मुख मतलब होता है मुंह। तो यहाँ पे चंद्र जो है ये उपमान है और मुख जो है ये उपमेय है, क्योंकि मुख को चंद्र के समान सुंदर बताया गया है, और पहले वाले एग्जाम्पल में चरण को यानी पैर को कमल के समान सुंदर बताया गया है। अब नेक्स्ट है कमल नयन, इसमें पूर्व पद कमल है, उत्तर पद नयन है, और इस कमल नयन समस्त पद का समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। तो यहाँ पे जो कमल है ये उपमान है और नयन जो है ये उपमेय है, क्योंकि नयन की तुलना कमल से की गई है। और नेक्स्ट है मृग नयन, तो मृग मतलब होता है हिरन, और इसमें मृग जो है पूर्व पद है, नयन जो उत्तर पद है, तो मृग नयन समस्त पद का समास विग्रह होगा मृग जैसे नयन। तो यहाँ पे मृग जो है वो उपमेय है यानी उपमान है, और नयन जो है ये उपमेय है, और यहाँ पे नयन की उपमा जो है वो मृग के से दी गई, यहाँ पे चंचलता का अर्थ है। नेक्स्ट है विद्याधन, तो यहाँ पे विद्या पूर्व पद है, धन जो है ये उत्तर पद है, तो समस्त पद विद्याधन का विद्या रूपी धन ये समास विग्रह होगा। तो यहाँ पे जो है विद्या जो है ये उपमान है और धन जो है ये उपमेय है। अब नेक्स्ट है नरसिंह, तो यहाँ पे नर जो है पूर्व पद है, उत्तर पद है सिंह, तो समस्त पद बनेगा नरसिंह, इसका समास विग्रह होगा सिंह के समान नर। तो यहाँ पे सिंह शब्द जो उपमान है और नर जो है ये उपमेय है, क्योंकि यहाँ पे नर की जो है तुलना सिंह से की गई, यानी सिंह के समान बताया गया है। अब नेक्स्ट है द्विंगु समास, तो जब समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराती हो तो वो द्विंगु समास कहलाती है। जैसे एग्जांपल है तिराहा, तो इसमें 3 राहों का समूह इसका समास विग्रह होगा। तो इसमें जो पहला पद आप देख सकते हैं संख्यावाची, यहाँ पे संख्या का हमको पता चल रहा है। नेक्स्ट है त्रिलोकी, इसका समास विग्रह होगा 3 लोकों का समूह, तो यहाँ पे भी पहला जो पूर्व पद है यानी पहला शब्द ये संख्यावाची है। नेक्स्ट है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, ये समास विग्रह होगा, तो इसमें भी पहला पद जो है संख्यावाची है। नेक्स्ट है अठन्नी, तो इसका समास विग्रह होगा 8 आनों का समूह, तो 8 जो है संख्यावाची शब्द है पहला पूर्व पद। नेक्स्ट है नवग्रह अष्टाध्यायी चौराहा, तो नवग्रह का समास विग्रह होगा नवग्रहों का समाहार या समूह। अष्टाध्यायी का समास विग्रह होगा 8 अध्यायों का समूह, अष्ट मतलब होता है 8। चौराहा का समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। तत्पुरुष
उपभेद का जो निष्ठ इसमें प्रकार है नंगे तत्पुरुष समास। तो जब समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो, मतलब इसमें पहला पद में नहीं के अर्थ में हो, तो वह नंगे तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे एग्जांपल है अनिच्छा, अनुपस्थित, अन्याय, अपूर्ण, अनदेखा, अनहोनी। तो यहाँ पे अनिच्छा का समास विग्रह होगा न इच्छा यानी बिना इच्छा के, अनुपस्थित मतलब न उपस्थित यानी जो उपस्थित न हो, अन्याय मतलब न न्याय यानी जहाँ पे न्याय न हो, अपूर्ण यानी जो पूरा ना हो, न पूर्ण, अनदेखा यानी न देखा हुआ, अनहोनी यानी ना होने। तो इस पर आप देख सकते हैं कि जो नंगे तत्पुरुष समास होता है उसमें जो पहला शब्द होता है, जो पहला पद होता है वो न के अर्थ में होता है, यानी निषेधात्मक होता है। तो ऐसे समास को हम नंगे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा उसको कम से कम शब्दों में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के उपभेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, नंगे तत्पुरुष समास है। तो कर्मधारय समास में, इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष या फिर उपमान उपमेय के जोड़े होते हैं। तो उपमान मतलब होता है, उपमान वह चीज या व्यक्ति है जिसके हम उपमा देंगे, और उपमेय उपमा दिए जाने योग्य अर्थात जिसकी उपमा किसी से दी जाती है, अर्थात वह संबंध जिससे किसी की तुलना की जाती वह हुआ उपमान, और जो तुलना करने के योग्य हो वह या फिर जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे विशेषण शब्द, और विशेष से संज्ञा शब्द को कहते हैं, अर्थात विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताती है वही विशेष्य कहलाते हैं। और द्विगु शब्द समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समूह का ज्ञान कराता है, और नंगे तत्पुरुष समास में पहला पद न के अर्थ में होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी मेरे द्वारा बताई गई बातें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुब्रीहि समास को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।